आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बेहद इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको भारतीय संविधान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर कराने जा रहा हूं। तो यहाँ पर एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन में यहाँ पर भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता नहीं दी गई है। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर जो ऑप्शंस ऊपर के तीनों ऑप्शंस भारत की संविधान की एकात्मक विशेषताएं हैं, यानी कि जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, प्रतिनिधित्व की असमानता है या फिर सशक्त केंद्र है, ये तीनों भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं हैं। लेकिन जो ऑप्शन डी है संविधान की नम्यता ना होना, ये एकात्मक विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर गलत दिया गया है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान की नम्यता ना होना। इसके अलावा भारतीय संविधान के कुछ और एकात्मक विशेषताएं भी हैं, जैसे कि राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, आपातकालीन उपबंध, राज्य सूची में केंद्र का कानून बनाने का अधिकार। तो ये सभी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं के अंदर आते हैं। इसके अलावा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत आता है। तो ये आता है आर्टिकल नंबर 155, आर्टिकल नंबर 155। इसके अलावा आपातकालीन उपबंध ये कितने नंबर में आता है। तो ये आता है आपका 352 से लेकर 360 के बीच में। नीचे में लिखा हुआ है राज्य सूची में केंद्र का कानून बनाने का अधिकार। तो यह किस आर्टिकल के तहत आता है। तो यह आता है आर्टिकल नंबर 249। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में किस प्रकार की सरकार है। तो आपको बता दूं कि भारत में संसदीय सरकार चलती है। और क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है। तो यह संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में किसे भारत में सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम कहा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो है डी, बहुस्तरीय सरकार, संघ और राज्य और स्थानीय, इसको यहाँ पर भारत में सरकार के रूप में संघीय स्वरूप का परिणाम माना जाता है। यानी कि जो भारतीय संघ है या फिर राज्य है और स्थानीय है, सभी में अपना अपना यहाँ पर सरकार है, तो इसी को यहाँ पर संघीय स्वरूप के रूप से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है। तो कौन सी विशेषता यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी, सामंतशाही को प्रोत्साहन यहाँ पर भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर संघवाद की स्थापना, इसके अलावा सरकार का संसदीय स्वरूप, मूल अधिकार, ये सभी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी दिया गया है, सामंतशाही को प्रोत्साहन, यह भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है, ये यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि भारत के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य और दोहरी नागरिकता जैसी और भी बहुत सारी विशेषता भारतीय संविधान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय संविधान के संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर संघीय व्यवस्था के आधार में यहाँ पर कौन सी विशेषता यहाँ पर नहीं है। तो आपको बता दूं कि संघीय व्यवस्था के आधार पर यहाँ पर द्वैध शासन नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई है। तो आपको बता दूं कि भारतीय संविधान को बनाने के लिए कुल 10 देशों से विशेषताएं ली गई थी। तो उनमें कौन कौन से देश थे। तो उनमें थे अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, रूस, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी और जापान। तो ये सभी 10 देश ऐसे थे जहां से भारतीय संविधान को बनाने के लिए उनके संविधान से कुछ न कुछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था।
तो इसका जवाब हो जाएगा एम.एन. रॉय, जो कि 1934 में औपचारिक रूप से मांग किया था संविधान सभा के गठन के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट की दिए गए हैं, तो इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग 1895 में किया गया था, और किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। इसके बाद फिर 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा संविधान सभा की गठन की मांग की गई थी। फिर 1924 में फिर से मांग किया गया था, इस बार स्वराज पार्टी के द्वारा मांग किया गया था। इसके बाद फिर 1934 में संविधान सभा की गठन की मांग किया गया था, वो भी एम.एन. रॉय के द्वारा। और पूछा जाता है कि क्वेश्चन में कि औपचारिक रूप से मांग किसने किया था, तो यहाँ पर एम.एन. रॉय सही जवाब हो जाएगा, और 1934 में मांग किया था। इसके बाद 1935 में आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा आधिकारिक रूप से मांग किया गया था। इसके बाद यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट यह है कि संविधान सभा की मांग को क्रिप्स मिशन ने स्वीकारा था, लेकिन लागू कौन किया था? तो लागू कौन किया था यानी कि गठन कौन किया था? तो व्यवहारिक रूप से कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का गठन किया था। अगर गठन पूछा जाता है तो कैबिनेट मिशन ने किया था, और स्वीकारा था क्रिप्स मिशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के संविधान के संदर्भ में इनमें से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 में किया गया था, और उस समय उसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। उस समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन बाद में फिर से दूसरा संविधान सभा की बैठक होती है। वो कब होती है? वो होती है 11 दिसंबर 1946 को, और दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष चुना जाता है। तो इसलिए यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। नीचे में देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगर पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसके नीचे में जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, और उन्होंने ही उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य सौंपा गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी देख लेते हैं एक बार। तो मसौदा समिति का गठन कब किया गया था? तो मसौदा समिति का गठन 22 अगस्त 1947 को किया गया था, और इसका कार्य क्या था? तो इसका कार्य था संविधान के प्रारूप पर चर्चा करना, यानी कि संविधान को किस ढंग से बनाया जाए। इस कमेटी में कुल 7 सदस्य थे, 1 + 6 अन्य सदस्य, यानी कि एक खुद भीमराव अंबेडकर थे, इसके अलावा 6 अन्य सदस्य भी थे, जिसमें एन गोपास्वामी अयंकर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी, इसके अलावा वी.एल. मित्र, लेकिन ये बाद में त्यागपत्र दे देते हैं और उनकी जगह पर एन माधव राव आते हैं। इसके बाद 6ठे नंबर में आते हैं डी.पी. खेतान, लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी जगह पर टी.टी. कृष्णामाचारी आते हैं। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मसौदा समिति में कितने सदस्य थे, तो इसका जवाब हो जाएगा 7 सदस्य थे। इसके अलावा अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि भीमराव अंबेडकर के अलावा मसौदा समिति में कितने सदस्य थे, तो ऐसे में आपका जवाब हो जाएगा 6 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की गठन की मांग की थी? तो वयस्क मताधिकार के आधार पर जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने 1938 में संविधान सभा की गठन की मांग की थी, जवाहरलाल नेहरू ने। तो पहला क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक पूछा गया है, तो क्वेश्चन को देख सकते हैं। शी शुड लेट गो ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द पास्ट। तो इसका मतलब होता है उसे अतीत के दुखों को भुला देना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, तो ऑप्शंस में देख सकते हैं फैंटेसीज। फैंटेसीज का मतलब होता है कल्पनाएं, कल्पनाएं। उसके नीचे में लिखा हुआ हार्टलेस,
तो हर्डलेस का मतलब होता है बाधाएं, बाधाएं। नीचे में लिखा हुआ फेस, तो फेस का मतलब होता है चरण। आपने जरूर सुना होगा कि इस फेस का चुनाव हो रहा है या फिर इस फेस का यहाँ पर टूर्नामेंट हो रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर जो चरण होता है, पहला चरण दूसरा चरण, उसी को यहाँ पर फेस कहा जाता है। नीचे में लिखा हुआ है डी ऑप्शन में सोरोस, तो सोरोस का मतलब होता है दुख। तो ऐसे में बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर उसे अतीत के दुखों को भुला देना चाहिए, यानी कि दुख, यानी कि सोरोस। डी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द एरर का सवाल पूछा गया है। आखिर सेंटेंस में क्या गलती है आपको यहाँ पर पहचानना है। तो यहाँ पर एक बार सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। When I was in high school, I participated in several extra circular activities. तो यहाँ पर देख सकते हैं जो पार्टिसिपेट है वो यहाँ पर बता रहा है कि यह सेंटेंस पास्ट में चल रहा है। आगे भी पढ़ लेते हैं। Such as the debate team and the school newspaper which helped me. तो यहाँ पर देख सकते हैं V1 का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, यानी कि प्रेजेंट का प्रयोग किया गया है। तो आपको बता दूं कि जो सेंटेंस की शुरुआत पास्ट में होती है तो आगे भी सेंटेंस पास्ट में ही होता है। तो यहाँ पर हेल्प नहीं होगा, यहाँ पर होगा हेल्प्ड, यानी कि V2 होगा यहाँ पर हेल्प्ड, तब जाके यहाँ पर सेंटेंस सही हो जाएगा। तो यहाँ पर बी जो ऑप्शन है विच हेल्प मी डेवलप बाय कम्युनिकेशन एंड राइटिंग स्किल्स, तो यहाँ पर एरर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है। तो क्वेश्चन में देख सकते हैं कि द स्ट्रेटेजीज लेड डाउन बाय द न्यू मैनेजमेंट आर फिल इन द ब्लैंक्स द ओवरऑल कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है एमेलियोरेटिंग, ये यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आखिर इन सब का मतलब क्या होता है ये भी बता देता हूं। तो एमेलियोरेटिंग का मतलब होता है सुधारना, सुधारना, सुधारना। सिविलाइजिंग, तो सिविलाइजिंग का मतलब होता है सभ्य बनाना, सभ्य बनाना। नीचे में लिखा हुआ है एडिफाइंग, तो एडिफाइंग का मतलब होता है संपादन करना। नीचे में लिखा हुआ है इनलाइटनिंग, तो इसका मतलब होता है शिक्षाप्रद, शिक्षाप्रद। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है। तो क्वेश्चन में देख सकते हैं द राइज इन टेम्परेचर इज प्लेइंग हैवोक विद इंडियाज रेनफॉल व्हिच इज पर्टिनेंट फॉर इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर। तो यहाँ पर जो रेनफॉल व्हिच इज पर्टिनेंट, तो इसको यहाँ पर सुधार करना है। तो सेंटेंस में कर रहा है कि जो इंडिया का जो बरसात है यानी कि रेनफॉल, वह भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि खेती बाड़ी सेक्टर में उचित है। पर्टिनेंट का मतलब होता है उचित, उचित है। तो ऐसे में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे में जो आपका है यहाँ पर रेनफॉल विच इज सिग्निफिकेंट, यानी कि जो वर्षा है वह भारत के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। डिकेंट का मतलब होता है यहाँ पर खराब, खराब। और मेंडिकेंट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है भिक्षुक, भिक्षुक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करेक्ट स्पेलिंग को पहचानना है। तो यहाँ पर फ्यूडिशरी वर्ड दिया गया है, अगर कौन सा स्पेलिंग यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑप्शन नंबर डी है FIDUCIARY फ्यूडिशरी, तो यहाँ पर ये ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। और फ्यूडिशरी का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है जिम्मेदार, जिम्मेदार व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइडियम पूछा गया है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन में पूछा गया है समीरा हैज बीन इन फिल इन द ब्लैंक्स सिंस शी गॉट सिलेक्टेड फॉर ए हाईली पेड जॉब एट ए मल्टीनेशनल कंपनी। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा।
तो इस सेंटेंस का मतलब है कि समीरा को हाई पेडली जॉब यानी कि बहुत ही ज्यादा सैलरी वाला नौकरी मिल जाता है, वो भी मल्टीनेशनल कंपनी में। तो ऐसे में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सेवेंथ हेवन, यानी कि उसे बहुत ही ज्यादा यहाँ पर पैसे वाली नौकरी मिल जाती है, जिससे कि वहां पर उसे सातवां स्वर्ग मिल जाता है। सेवेंथ होल का मतलब होता है सातवां स्वर्ग, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है, तो देखते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है द स्टडी ऑफ इलेक्शन, यानी कि चुनाव का जो अध्ययन होता है उसको यहाँ पर क्या कहते हैं? तो ऑप्शन दिए गए हैं आर्कियोलॉजी, तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है पुरातत्व, पुरातत्व। नीचे में लिखा हुआ फिलेटली, तो फिलेटली का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है टिकट इकट्ठा करने वाला, टिकट इकट्ठा करने वाला। सेफोलॉजी, तो सेफोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है चुनाव विज्ञान, चुनाव विज्ञान, चुनाव विज्ञान। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, द स्टडी ऑफ इलेक्शन का सेफोलॉजी। नीचे में लिखा हुआ है फिलेंथ्रोपी, तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है परोपकार, परोपकार। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइडियम पूछा गया है, तो सेंटेंस को एक बार पढ़ लेते हैं। आई होप यू ब्रेक ए लेग एट योर परफॉर्मेंस नाइट। तो यहां पर देख सकते ऑप्शंस भी दिए गए हैं, ऑप्शंस को देख लेते हैं। गिव अप, तो गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, छोड़ देना, छोड़ देना। नीचे में लिखा हुआ है मेक ए मिस्टेक, तो इसका मतलब होता है गलती करना, गलती करना। परफॉर्म वेल, यानी कि अच्छा प्रदर्शन, अच्छा प्रदर्शन करना। और हर्ट योरसेल्फ, तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है खुद को चोट पहुंचाना, खुद को चोट पहुंचाना, पहुंचाना, खुद को चोट पहुंचाना। तो ऐसे में क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शंस? तो ब्रेक ए लेग, यानी कि आपका किस्मत का साथ होना, तो किस्मत आपका यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तेज होगा। कब होगा? जब आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। परफॉर्म वेल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइडियम पूछा गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं विनिंग द चैंपियनशिप वाज ए ड्रीम कम ट्रू फॉर द टीम बट बीइंग अवार्डेड द एमवीपी ट्रॉफी वाज फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर कौन सा आइडियम हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शंस दिए गए हैं, तो ऑप्शंस में लिखा हुआ है द सिल्वर लाइनिंग, तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है आशा की किरण, आशा की किरण। नीचे में लिखा हुआ है द बर्ड इन द बुश, तो इसका मतलब होता है कोई चीज घटित होगा या फिर नहीं। ए कोल्ड टर्की, तो इसका मतलब होता है अचानक से निर्णय लेना, अचानक से निर्णय लेना। द आइसिंग ऑन द केक, तो इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा मिल जाना, एक्स्ट्रा मिल जाना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सेंटेंस में कह रहा है कि जो टीम है वह सपना देखता है कि वह मैच जीत जाता है और उसे एमवीपी ट्रॉफी भी दिया जाता है, तो ऐसे में उन्हें यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज मिल रहा है। तो यहाँ पर द आइसिंग ऑन द केक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि एक्स्ट्रा मिल जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटोनियम पूछा गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक सेंटेंस दिया गया, वी रिक्वेस्टेड ग्रैंड मदर टू एक्सटेंड हर विजिट। तो एक्सटेंड का मतलब क्या होता है? तो एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना, बढ़ाना, बढ़ाना।
नीचे में दिया हुआ है इम्पेरिल, तो इम्पेरिल का मतलब होता है संकट में डालना, संकट में डालना। नीचे में लिखा हुआ है कर्टेल, तो इसका मतलब होता है घटाना, घटाना। एसेल, एसेल का मतलब होता है आक्रमण करना, आक्रमण करना। बेवेल, बेवेल का मतलब होता है विलाप करना, विलाप करना। करना। तो ऐसे में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पर एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना, तो यहाँ पर घटाना हो जाएगा, यानी कि कर्टेल। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है, तो देखते हैं सेंटेंस में दिया गया है सीमन इज अफ्रेड ऑफ क्लोज स्पेस। तो अफ्रेड ऑफ क्लोज स्पेस का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है बंद जगह पर डर लगना, यानी कि किसी को बंद कमरे में बंद कर दिया जाता है और वहां पर रखा जाता है, तो उसको यहाँ पर डर लगता है, तो उसको यहाँ पर क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं हेज, एक्सनोफोबिया, तो इसका मतलब होता है विदेशी लोगों से डर लगना या फिर विदेशी लोगों को पसंद नहीं करना। एक तरह से कह सकते हैं कि अनजान लोगों से डर लगना या फिर उसे पसंद नहीं करना। अगले ऑप्शन में लिखा हुआ है हैज एकोफोबिया, तो एकोफोबिया का मतलब होता है पर्यावरण के प्रति भय, पर्यावरण के प्रति भय, पर्यावरण के प्रति भय। क्लोस्ट्रोफोबिया, तो क्लोस्ट्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है बंद जगह, बंद जगह या फिर सीमित जगह पर रहने पर किसी व्यक्ति को डर लगना। नीचे में लिखा हुआ है हैज हाइड्रोफोबिया, तो इसका मतलब होता है पानी का डर, पानी का डर, यानी कि पानी कोई जगह हो गया पानी वाला जगह पर, तो वहां पर जाने से लोगों को डर लगता है या फिर पानी से ही डर लगता है बहुत से लोगों को, तो उसको यहाँ पर हाइड्रोफोबिया यहाँ पर कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन से यहाँ पर क्या हो जाएगा? किसी कमरे में बंद रहने पर व्यक्ति को डर लगना, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा हैज क्लोस्ट्रोफोबिया। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हमारे जीके जीएस का वीडियो आपको चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहां पर मैंने पहले से वीडियो अपलोड कर दिया हूँ जो कि आपके एसएससी एमटीएस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसके अलावा बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, तो आप वहां से जीके जीएस की वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।